हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। फाइनेंशियल ईयर नया जो है वो हमारा स्टार्ट हो गया है आज से। तो आपको सबको नए फाइनेंशियल ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टैक्स कम हो गया है हमारा सबका इस फाइनेंशियल ईयर में, सो दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। ठीक है, और बाकी ऑन दिस वीकेंड जो है, थोड़ा एक्सटेंडेड वीकेंड जो रहा, उसमें आप सबको, आई एम श्योर आप सबका गुड़ी पाड़वा और ईद बहुत ही अच्छे से गए हैं और बहुत अच्छे से आप सबने सेलिब्रेट किया है। स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल न्यूज़ ही डेफिनेटली फोकस रहा है वीक ओवर द वीकेंड और इस वीक का भी, राइट। तो यूएस से बहुत सारी न्यूज़ एक्सपेक्टेड हैं और उसी के ऊपर मेजरली फोकस करेंगे, और कुछ जो इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ जो है वो भी आज हम बात करने वाले हैं। और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज भी एक नॉलेज सेक्शन है, कुछ चार्ट्स हैं जो विच आई वांटेड टू शो यू, तो वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहले ग्लोबल न्यूज़ की बात करते हैं। तो डेफिनेटली जैसा मैंने बोला कि यूएस का जो टैरिफ जो डेडलाइन है वो कल है, बेसिकली ऑन 2 अप्रैल। एज पर डोनाल्ड ट्रंप ही सेड कि भाई 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो उसी के लिए मार्केट, जैसे एक बहुत अच्छा किसी ने, मैं कोट पढ़ रहा था, वर्ड वी कीप हियरिंग दीज डेज इज वोलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। market is looking for clarity and it's not going to get any right. So वही है कि वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी के ऊपर चल रहा है कि भाई कितना लगेगा टैरिफ, कौन से कंट्री को लगेगा, किस प्रोडक्ट पे लगेगा, कब से लगेगा। तो ये सब क्वेश्चंस का अभी किसी के पास कोई आंसर नहीं है। होपफुली टुमारो एज यूएस वेक्स अप तो ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी, लगेगा या नहीं लगेगा, या कितना एक्सटेंड है, कितनी नेगोशिएशन टैक्टिक्स हैं, या कितना एक्चुअल लगने वाला है, वो सब चीज़ें थोड़ी सी मेरे को लगता है क्लैरिटी आएगी। यूएस स्टॉक इंडेक्स मिक्स थे, कुछ ज़्यादा उसमें था, पहले थोड़ी सी गिरावट थी, फिर थोड़ा सा पॉजिटिव रहा। तो ओवरऑल मतलब अगेन मार्केट इज जस्ट लुकिंग कि लेट्स सी क्या होता है, राइट। जबकि यूरोपियन इंडेक्स जो है वो काफ़ी नेगेटिव थे। अगर निकी जो जापानीज इंडेक्स है वो तो 4% गिरा है कल, राइट। साउथ कोरिया इंडेक्स ऑलमोस्ट 3% गिरा है, कॉस्पी इंडेक्स, राइट। तो जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज़ हैं, राइट, जो जापान है या कोरिया है, राइट, तो वहाँ के इंडेक्सेस में काफ़ी शार्प मतलब सेल ऑफ है। मेजरली एक्सपेक्टेड है कि भाई ये टैरिफ्स वगैरह उनके ऊपर लगेंगे तो उनको काफ़ी नुकसान होगा, उनकी कंपनीज को काफ़ी नुकसान होगा। और स्पेशली प्रोडक्ट बेस्ड अगर प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं और स्पेशली ऑटो वगैरह का जैसी बात हो रही है, तो फिर वो सब चीज़ों पे उनको थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मतलब लग सकता है। तो बाकी अगेन जैसा मैंने बोला कि किस लेवल पे लगेंगे लगेंगे या नहीं लगेंगे, वो सब चीज़ें हमें धीरे 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 समझ होपफुली आना चाहिए, एंड मे बी कभी समझ ना भी आए। तो लेट्स सी हाउ दैट बेसिकली गोज। तो वही अब उसकी वजह से जो 10 ईयर जी सेक है यूएस की, वो थोड़ी सी नीचे गिर रही है, 4.2% के आसपास आ गई है। थोड़ा स्लो डाउन का एक्सपेक्टेशन जो है मार्केट, यूएस मार्केट में वो बढ़ गया है, राइट। सो आई वॉज लुकिंग एट फ्यू नंबर्स फ्रॉम गोल्डमैन सैक्स की कई एक रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने बोला है कि भाई अब 35% चांसेस हो गए हैं यूएस रिसेशन के, जो कि 20% थे, राइट। एंड मेजरली बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स रोल आउट जो ग्लोबल इकोनॉमी में होने वाला है। उन्होंने ये भी बोला कि भाई वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो यूएस है उसका जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 2025 में हम 1.5% कर रहे हैं 2% से। अभी 2 रेट कट एक्सपेक्टेड थे यूएस फेड के इस साल। गोल्डमैन सैक्स इज सेइंग कि ये 3 हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द रिसेशन लूमिंग, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर अब चीज़ें हो गई हैं कि भाई अगर ये टैरिफ्स लगते हैं तो डिमांड स्लो डाउन डेफिनेटली आएगा, क्योंकि भाई सब कुछ महंगा हो जाएगा तो खरीदना तो अमेरिकन को ही है ना, तो महंगी चीज़ें, राइट। और ये चीज़ क्वेश्चन उनसे पूछा भी गया था कि भाई अगर ऑटो मेकर्स ने, जैसे जो ऑटो पे उन्होंने टैरिफ्स लगा दिए हैं ना ऑटो सेक्टर पे, तो ही वॉज आस्क्ड डोनाल्ड ट्रंप कि इफ ऑटो मेकर्स रेज प्राइस ड्यू टू टैरिफ्स, राइट, सो ही सेड कुडंट केयर लेस। और उस इंटरव्यू में आई थिंक कोई फोन इंटरव्यू था, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ही सेड दिस, कुडंट केयर लेस, राइट। और आप समझो कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ अमेरिका जो गाड़ियाँ या मतलब अगर हम ट्रक्स वगैरह की बात करें तो जो 4 व्हीलर्स बिकते हैं अबाउट हाफ इंपोर्ट होते हैं। 16 मिलियन व्हीकल्स अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट वो इंपोर्ट होते हैं। तो ऑलमोस्ट 240 बिलियन का जो ट्रेड है उसके ऊपर, सिर्फ ऑटो सेक्टर के ऊपर जो टैरिफ्स लगने वाले हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट रहेगा। एंड ही सेड कि कुडंट केयर लेस। आई होप
मतलब उन्होंने, दिस इज व्हाट ही सेड एंड दिस इज एग्जैक्टली आई एम रिपीटिंग, आई होप दे रेज देयर प्राइजेस because if they do, people are going to buy American made car. I couldn't care less, right? So this is what he basically is. तो ये चीज़ें हैं, right? तो इसकी वजह से ही एक्सपेक्टेशन है कि भाई थोड़ा बहुत स्लो डाउन आ सकता है। अब इतनी कैपेसिटी करंट भाई कार मेकर्स के पास है, लोग क्या प्रेफर करेंगे, क्या चीज़ें होंगी, राइट? कम हो जाएगा क्या, एक्सपेंसिव हो जाएंगी क्या चीज़ें, तो वो सब चीज़ें डेफिनेटली एक इम्पैक्ट रहेगा। हो सकता है अमेरिकन मेड कार्स थोड़ी सी ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो, सस्ती गाड़ियाँ दूसरा बेच रहा है, टोयोटा है, होंडा है, ये सब कंपनीज, या फिर सुजुकी है, तो उनके ऊपर टैरिफ लग गया तो वो महंगी हो जाएंगी, तो ओवरऑल चीज़ें महंगी हो सकती हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन सबको हो रहा है, राइट? बाकी अब एक और चीज़ चल रही है फ्रॉम क्रूड ऑयल पर्सपेक्टिव, राइट? क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो कंसिस्टेंटली वापस अब $70 के आसपास आ गया था, थोड़ा सा उससे भी कम हो गया था अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें पर बैरल। अब वो ऑलमोस्ट 75, 74.7, 74.8 हो गया है ऑलरेडी, और ये कंसिस्टेंटली ऐसा लगता है कुछ एक ट्रेंड है, राइट? अगर आप देखेंगे कि वेनेजुएला से जो सामान खरीदेगा वो बोला गया कि भाई 25% टैरिफ लगाएगा यूएस, तो वेनेजुएला इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, राइट? फिर ईरान के ऊपर अभी चीज़ें बोली हैं कि भाई ईरान के ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे। ट्रम्प थ्रेटन्स टू बॉम्ब ईरान इफ़ इट डज नॉट एग्री टू न्यूक्लियर डील। तो ये रिसेंट स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ, ओवर द वीकेंड, right? Threatened Iran on Sunday with bombing and secondary tariffs if Tehran did not come to an agreement with Washington over its nuclear program, right? So this is again a same statement. If they don't make a deal, there will be bombing. तो अगेन अब वो भी एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, तो उसके ऊपर भी अगेन ये टैरिफ्स की बात हो रही है, बॉम्बिंग की बात हो रही है। फिर थर्ड थिंग, राइट? थर्ड थिंग अब मैं बोल रहा हूँ कि रशिया के ऊपर भी ये चीज़ हुई है, राइट? तो रशिया के ऊपर भी द ट्रम्प हैज सेड, राइट, ट्रम्प्स थ्रेट टू सेकेंडरी टैरिफ्स ऑन रशिया एंड ईरानियन ऑयल इज अ फैक्टर ऑयल पार्टिसिपेंट्स आर ट्रैकिंग, राइट? तो ये वेरियस एनालिस्ट आर, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। तो उन्होंने मतलब ट्रम्प ने बोला है कि देयर कैन बी सेकेंडरी सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया and US could impose 25% to 50% tariffs on countries that continue to buy Russian oil unless Putin agrees to a ceasefire in Ukraine. तो तो बेसिकली ऑल द मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस को एक तरह से टैरिफ्स के थ्रू एक सप्लाई से बाहर करने की अमेरिका की कोशिश ऐसा लग रहा है हो रही है, राइट? वेनेजुएला हो गया, ईरान हो गया, रशिया हो गया, ठीक है, और फिर बाकी ह्यूथीज़ यमन वगैरह के ऊपर भी सारा कंसिस्टेंटली आप देख ही रहे हैं कि वो मतलब बॉम्बिंग्स चली रही हैं। तो इसकी वजह से ऑयल अगेन हैज स्टार्टेड इवन दो सप्लाई इज इंक्रीजिंग, राइट? ऐसा बात बोला जा रहा है कि भाई सऊदी एंड यूएई एंड ऑल दीज कंट्रीज आर इंक्रीजिंग द सप्लाई, बट फिर भी जो है ऑयल वापस बढ़ना शुरू हो गया और डिमांड भी नहीं है। अब अमेरिका इज ऑल्सो ए बिग ऑयल प्रोड्यूसर, राइट? तो वहाँ से भी अब ऑयल प्रोडक्शन और ड्रिल बेबी ड्रिल, राइट, इट इज़ व्हाट ही कीप्स ऑन सेइंग। तो वहाँ से ऑयल प्रोडक्शन बढ़ रहा है अमेरिका से, और बाकी कंट्रीज अब बढ़ा रहे हैं, तो किसी का तो कम करना है। तो वैसा वो बेसिकली थॉट लग रहा है। तो ऑयल जो प्राइजेज हैं वो वापस थोड़े बढ़ने लगे हैं, दैट अगेन बिकम्स अ रिस्क फॉर इंडिया, क्योंकि यूएस, इंडिया और चाइना के ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वी आर ए बिग ऑयल इम्पोर्टर्स, राइट? और ये जो है अब चाइना को हर्ट करने के लिए ऑयल प्राइसेस बढ़ा के इंडिया को भी वो चीज़ काफ़ी हर्ट हो सकती है, एंड दैट इज़ अगेन अ रिस्क जो है एसोसिएटेड है करंट मार्केट्स फॉर इंडिया। अगर हम ऑयल प्राइसेस अगर ये बढ़ते हैं तो, और जिस तरह का जो चीज़ें कंसिस्टेंटली जो ट्रेंड चल रहा है अगर वो होता है, राइट, सो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर इंडियन इकोनॉमी इन शॉर्ट टू मीडियम ड्यूरेशन। अभी कैसे होता है क्या है ये, अगेन इट मे बी स्पेकुलेशन, अब ये ट्रेंड दिख रहा है मुझे, तो अगेन ये चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, अलग भी हो सकता है, और ये चीज़ें इतनी प्ले आउट ना हो ये भी हो सकता है, बिकॉज डिमांड इज ऑल्सो स्लोइंग डाउन, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बेसिकली यूएस वगैरह में चल रहा है। बाकी गोल्ड प्राइसेस आर कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ अगेन दैट द वर्ड्स विच आई यूज्ड इनिशियली, वोलेटिलिटी एंड अनसर्टनिटी। तो वो थोड़ा थोड़ा ऑयल गोल्ड प्राइसेस को वो बेनिफिट जो है कंसिस्टेंटली मिल रहा है। अब कुछ इंडिया की बात करें तो इंडिया में इंडियन कैबिनेट ने 23,000 करोड़ का पीएलआई स्कीम अप्रूव किया है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो ईएमएस प्लेयर्स के लिए बेनिफिट रह सकता है। 22,909 करोड़ रुपए का फॉर प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, डिस्प्ले एंड कैमरा मॉड्यूल्स, नॉन सरफेस माउंट डिवाइसेस एंड मल्टी लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स
एंड लिथियम आयन सेल्स फॉर डिजिटल एप्लीकेशंस, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स प्रोडक्शन ऑफ 4.5 लाख करोड़ विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 59,000 करोड़ ओवर 10 ईयर ऑफ द स्कीम। तो ये एक पॉजिटिव जो है हमारे लिए ईएमएस प्लेयर्स के लिए हो सकता है। अगेन बिकॉज ऑफ ऑल दिस ट्रेड वॉर्स, इसमें यह भी बात हो रही है कि इंडिया में ऑफर जीरो इंपोर्ट ड्यूटी ऑन ऑटो कंपोनेंट्स फॉर यूएस, राइट। तो मतलब वन ऑफ द ऑफिशियल अगेन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन है, कंफर्म कुछ नहीं है, कि ऑटोमोबाइल्स में यूएस इज सेइंग कि भाई हम कंप्लीट जो ऑटो सेक मतलब जो कार्स हैं, कंप्लीट कार्स हैं, उसके ऊपर तो हम ड्यूटी नहीं कम करेंगे, बट दे आर ओके, मतलब टू इम्पोर्ट रिड्यूस इम्पोर्ट ड्यूटी फॉर द कंपोनेंट्स। और इंडिया तो कुछ हार्डली कार्स एक्सपोर्ट करता है यूएस को, तो कंपोनेंट का ही मेन चक्कर है कि हमारे जो कंपोनेंट प्लेयर्स हैं वो अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में ऑटो कंपोनेंट्स। तो उनके लिए वो चीज़ जो है वो थोड़ा, अगर ये चीज़ होती है और ट्रेड नेगोशिएशन में आती है, वो पॉजिटिव रह सकता है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेइंग ऑन ईवी चार्जिंग एक्सपेंशन अक्रॉस की इंफ्रा। 2000 करोड़ का फंड जो है एज पार्ट ऑफ द 10,900 करोड़ पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इनोवेटिव, जो पीएम ई ड्राइव है स्कीम है उसमें, राइट। अब 2000 करोड़ का बजट जो है वो उसके लिए बात हो रही है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट का एम है कि ईवी चार्जिंग जो स्टेशन है वो करंटली अराउंड 32,500 है, उसको 72,500 करना है। तो मोर देन डबल बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड FY26 तक। तो डेफिनेटली ईवी पे कंसिस्टेंटली एक फोकस है, राइट, फ्रॉम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव अक्रॉस द वर्ल्ड वी आर सीइंग दैट, एंड स्पेशली नाउ कंपटीशन कमिंग फ्रॉम चाइना एंड ऑल। थोड़ी सस्ती भी हो रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब थोड़ा सा ओवरऑल ऐसा चल रहा है कि भाई और सस्ती भी हो सकती हैं, और अच्छी कार्स भी काफ़ी सारी लॉन्चेस हो रहे हैं, और कंसिस्टेंटली वी आर सीइंग द वॉल्यूम ग्रोथ इन ईवी एज वेल। डेफिनेटली एक फोकस है, राइट, टूवर्ड्स दैट। इम्पोर्ट कम करना है क्रूड ऑयल का, वही आई थिंक बहुत बड़ा कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट का फोकस है, एंड दैट इज़ वाई द फोकस ऑन दिस। गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द APM गैस प्राइजेस, राइट। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म, जो हमारे डोमेस्टिकली हम गैस निकालते हैं, राइट, उसके जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखती है गवर्नमेंट, सो दैट जो प्रायोरिटी सेक्टर है, राइट, जैसे CNG हो गया या फिर हमारे पाइप नेचुरल गैस हो गई, कि भाई उस पर जो है नेचुरल मतलब जो गैस है वो सस्ती रहे, महंगी ज़्यादा ना हो, एटलीस्ट जो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाकी तो इम्पोर्टेड प्राइस तो ग्लोबल प्राइजेस के ऊपर चलते हैं। तो उसमें अभी जो ONGC और ऑयल इंडिया जो है, यही मेजर कंपनीज हैं जो ऑयल जो ये गैस निकालती हैं, राइट। तो उनको ये थोड़ा बेनिफिट है कि मतलब अभी ये गैस प्राइसेस बढ़ाए हैं, तो उनको थोड़ा सा दे कैन सेल इट बेटर, बट इसका इम्पैक्ट जो है कॉस्ट ऑफ CNG और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो भी CNG से होता है, वो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट वहाँ पर रह सकता है। बिग न्यूज़ ऑन, अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, राइट, तो बिग न्यूज़ वॉज कि वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया में गवर्नमेंट ने 36,950 करोड़ रुपीस की जो ड्यूज़ थे, राइट, जो वोडाफोन आइडिया को देने थे, वो कन्वर्ट कर लिए हैं शेयर्स में 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो गवर्नमेंट का स्टेक 22.6% से अब 49% हो गया है। लेकिन गवर्नमेंट अभी भी यही कह रही है कि जो बाकी मतलब वोडाफोन और आइडिया हैं, राइट, आदित्य बिरला और वोडाफोन, दे विल स्टिल बी एज ए प्रोमोटर टैग, मैनेजमेंट उन्हीं का रहेगा, हम सिर्फ इन्वेस्टर हैं, राइट। तो ये 2023 में गवर्नमेंट ने कुछ एक डिस्कशंस किए थे, पॉलिसी दी थी कि भाई जस्ट टू प्रमोट, मतलब कि भाई हमें 3 प्लेयर रखने हैं टेलीकॉम में, एंड वी डोंट वांट अ डुओपोली, तो इसकी वजह से हम ये करेंगे। और पहले भी इसलिए गवर्नमेंट ने कन्वर्ट किया था, 22% स्टेक लिया था वोडाफोन में, 49%, तो इस ऑलमोस्ट अब गवर्नमेंट की कंपनी ही हो गई है वोडाफोन आइडिया। तो क्या BSNL और वोडाफोन का मर्जर हो सकता है क्या फ्यूचर में, ऐसा कुछ हो सकता है, तो वी विल हैव टू सी, राइट, बट दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन। और ये इंटरेस्टिंग और है, 6-7 रुपये का ही स्टॉक प्राइस, 6.8 6.9 रुपीज़ का ही स्टॉक प्राइस करंटली चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये स्टेक 10 रुपये पे बाई किया, ठीक है। तो ये भी एक जो है इंटरेस्टिंग चीज़ है, राइट। तो अभी जो अगर हम देखें तो गवर्नमेंट नाउ विल बी 49% स्टेक्स जो है गवर्नमेंट का रहेगा। आदित्य बिरला ग्रुप का जो है वो 9.4% है, और वोडाफोन जो है वो 16.1% है। तो टोटल जो प्रमोटर माना जा रहा है अभी आदित्य बिरला और वोडाफोन, वो 25.5% है, एंड गवर्नमेंट विल बी 49% एंड रेस्ट विल बी 25.5%, ये बात चल रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की न्यूज़ अगेन आई एम श्योर काफ़ी मीडिया में रही थी, आप सबको पता ही होगा कि दे हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ऑफ 62,700 करोड़ रुपीज़, जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं 156 सप्लाई करने हैं
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को, राइट। तो उसके ऊपर जो है वो एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ जो आई थी, एंड 2028 से आई थिंक दे विल स्टार्ट डिलीवरिंग दीज हेलीकॉप्टर्स, एंड दीज आर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, राइट, स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज़ के साथ। तो ये काफ़ी एक बड़ी जो है एरोनॉटिक HAL को डील मिली है। एंड ऑब्वियसली अब डिफेंस मिनिस्ट्री का अब माना जा रहा है कि ऑलमोस्ट 63-64% जो जितने भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं वो सब डोमेस्टिक फर्म्स को दिए हैं इन लास्ट आई थिंक 3 years, समथिंग लाइक दैट। कुछ डेटा में पढ़ रहा था। इंडिगो के ऊपर IT डिपार्टमेंट ने 944 करोड़ रुपीज़ की पेनल्टी इम्पोज की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो इंडिगो हैज़ कॉल्ड इट एरनस एंड फ्रिवलस, राइट। सो अब लेट्स सी, एंड दे सेड कि वी विल ऑफ कोर्स गो अगेंस्ट, मतलब गो टू द कोर्ट अगेंस्ट इट, एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स, राइट। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। हाँ, अब एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, आदित्य बिरला रियल एस्टेट, राइट, दे हैव अनाउंस्ड कि दे आर गोइंग टू सेल देयर पल्प एंड पेपर फैसिलिटी टू ITC। ठीक है, तो वो पल्प एंड तो सेंचुरी पेपर का जो है वो बेसिकली आदित्य बिरला रियल एस्टेट कंपनी का पार्ट था, ABREL का। और तो उनका एक प्लांट है उत्तराखंड में, तो उसको दे आर सेलिंग इट टू ITC 3,500 करोड़ के आसपास। तो ITC के पास पेपर बिजनेस है ही, वी ऑल नोट, क्लासमेट उनका ब्रांड है। तो आदित्य बिरला की स्टेटमेंट में ये बोला कि भाई वी आर गोइंग टू फोकस ऑन आवर कोर रियल एस्टेट बिजनेस, बट आई डोंट नो व्हाट ITC इज फोकसिंग ऑन, बट डेफिनेटली पेपर इज नॉट देयर कोर बिजनेस, and tobacco as well as I think FMCG can be called their core business, but definitely ITC is I think focusing more now on paper, so they are basically buying this। तो ये एक डील जो है we have to look at from ITC perspective। हल्दीराम को इन्वेस्टमेंट मिल गया है, फाइनली डील हो गया है टेमसेक, IHC और अल्फावेव 3 इन्वेस्टर्स के साथ। तो टेमसेक जो सिंगापुर की प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है उसको 10% स्टेक दे हैव टेकन फॉर हल्दीराम। लिस्टेड कंपनी नहीं है हल्दीराम, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू वैसे। तो $10 बिलियन का वैल्यूएशन हल्दीराम को मिला है, ऑलमोस्ट 85,000 करोड़ रुपीज़ का। 10% उसमें से टेमसेक ने, तो मतलब ऑलमोस्ट $1 बिलियन उसने इन्वेस्ट किया है, और 6% जो है वो स्टेक बाकी 2 कंपनीज IHC और अल्फावेव ने भी इन्वेस्ट किया है। अच्छा, बॉश जो कंपनी है उसको भी 20 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया है। सो दे ऑल्सो सेड दैट इन वन ऑफ द स्टेटमेंट विच दे हैड। ठीक है, सो दैट इज ऑल ऑन द मेजर न्यूज़, राइट। सो नाउ आई विल शेयर माई स्क्रीन एंड आई विल शो यू फ्यू चार्ट विच मेरे को अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला कुछ फ्रॉम NSE की एक रिपोर्ट में। ये मतलब एक इंटरेस्टिंग चार्ट मिला था मुझे कि इंडियन एंड फॉरेन प्रमोटर ओनरशिप इन NSE लिस्टेड कंपनीज बाय टोटल मार्केट कैप। तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, राइट, तो उनमें इंडियन और फॉरेन प्रमोटर ओनरशिप कैसे चेंज हो रही है, राइट। गवर्नमेंट की, इंडियन प्रमोटर्स की और फॉरेन प्रमोटर्स की, और सिंस 2006 का डेटा है ये। तो अगर आप देखोगे तो 2006 में इंडियन प्रमोटर्स कुछ 32-33% होल्ड करते थे, 31-32%, और गवर्नमेंट जो है वो ऑलमोस्ट 15% होल्ड करती थी मार्केट को, और फॉरेन प्रमोटर्स कुछ आई थिंक 7%, 7.5% होल्ड करते थे। अब ये आज की तारीख में वहीं पर है, मतलब प्राइवेट इंडियन प्रमोटर 32.7% के आसपास ही हैं। गवर्नमेंट फ्रॉम 15% हैज़ रिड्यूस टू 10%, राइट। और ये जो है फॉरेन प्रमोटर्स जो हैं वो भी ऑलमोस्ट, मतलब मेरे को लगता है 7.5 से लेके 8.2, थोड़ा सा उनका बढ़ा है, बट दिस हैज़ बीन हायर, राइट। अगर हम 2021 दिसंबर देखें तो उस टाइम बहुत इंटरेस्टिंग है कि इंडियन प्रमोटर्स जो थे वो ऑलमोस्ट 36% के आसपास होल्ड कर रहे थे, तो उनका कम हुआ है। तो 2021 के हाइज के बाद कंसिस्टेंटली प्रमोटर सेलिंग हुई है इंडियन स्टॉक्स में फ्रॉम इंडियन प्रमोटर्स, जबकि गवर्नमेंट जो है वो ऑलमोस्ट 15% से डाउन कर करके 5.5% के आसपास भी आ गया था 19-20-21 में, राइट। बट देन इट इंक्रीज्ड, राइट, और 10%, फिर 12-13% गया, 12% भी हो गया, अब 10% हो गया। ये क्यों हुआ है? ये स्टॉक प्राइस, गवर्नमेंट ने बाइंग ज़्यादा नहीं की है वोडाफोन के अलावा, राइट। आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट इज बाइंग मोर, बट द वैल्यूएशन हैज़ इंक्रीज्ड ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज अ लॉट, राइट, 4 साल में। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रही है कि गवर्नमेंट कंपनीज PSUs वगैरह की वैल्यूएशन इतनी ज़बरदस्त बढ़ी है कि गवर्नमेंट का जो स्टेक है ओवरऑल मार्केट में वो 5.5-6%, 6% के आसपास से 10% घट पड़ गया है, राइट। और अगर हम फॉरेन प्रमोटर्स देखें तो दे वेंट टू 2019-20 में ऑलमोस्ट 10-11% तक चले गए थे, तो उन्होंने भी थोड़ा सा सेल किया है
तो दे हैव ऑल्सो सोल्ड। तो प्रोमोटर सेलिंग जो है, फॉरेन प्रोमोटर सेल्फ सोल्ड फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स, ठीक है, एंड इंडियन प्रोमोटर स्टार्टेड सेलिंग इन पीक ऑफ सितंबर 2021-22, 21 दिसंबर के आसपास जो नंबर है, तो उसके बाद दे हैव स्टार्टेड सेलिंग एज वेल, राइट। तो यू कैन सी दिस चार्ट, बट अगेन ये मतलब गवर्नमेंट की काफ़ी होल्डिंग कम हुई है। गवर्नमेंट वेंट टू 23-24% इन 2008 एज वेल, ठीक है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट ने काफ़ी क्लीन अप किया है, मतलब काफ़ी सारी जगह से बाहर हुए हैं अगर हम उस हिसाब से देखें तो। नेक्स्ट जो है एक और चार्ट देख रहा था मैं कि अब हम फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से बात करते हैं, तो प्रमोटर होल्डिंग को हटा देते हैं, तो बाकी क्या कैसे होल्ड हो रहा है, यही सेम एनएससी लिस्टेड यूनिवर्स है ये। तो अब अगेन ये 2001 से डेटा है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। तो अब एफपीआईज जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की बात होती रहती ना, तो एफपीआईज अगर हम देखें 2001 में, तो वो कुछ 15% होल्ड करते थे फ्री फ्लोट का। फ्री फ्लोट पता है ना, मतलब टोटल मार्केट कैप जो है कंपनीज का, उसमें से एक प्रमोटर होल्डिंग हटा दो तो बाकी जो बचा है वो फ्री फ्लोट होता है। तो उस टाइम पे फ्री फ्लोट का ये 15% के आसपास होल्ड करते थे, राइट। और अगर बैंक्स इंश्योरेंस वगैरह की बात करें तो वो 11-12% होल्ड करते थे, और डीएमएफ मतलब डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, राइट, तो वो अराउंड 9% होल्ड करते थे, ठीक है। एंड बाकी अगर हम देखें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ऑलमोस्ट 28-29%, और नॉन प्रमोटर कॉर्पोरेट, राइट, जो प्रमोटर नहीं है बट बाकी कंपनीज हैं, तो वो ऑलमोस्ट 30%। अब वो देखो कितना डिफरेंस चेंज हुआ है। तो नाउ द एफ पी आईज फॉरन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स बहुत बड़े, मतलब अगर हम वो जो रैली दी थी ना 2003, 4, 5, 6, 7, वो रैली जो है वो कंप्लीटली फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ड्रिवन रैली थी। वो आप देखो यहाँ से, राइट, 15% से लेके वो 42-43% तक चला गया था फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। तो ज़बरदस्त रैली आई थी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की। तो मतलब वो पीक एक तरह से हुआ था, 42-43% क्या फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की बाइंग हुई थी उस टाइम पे, राइट। और बाकी मतलब अगर हम देखें तो ग्रीन, राइट, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स वेंट डाउन फ्रॉम 28-29 टू उस टाइम पे तो 21-22, राइट। और क्या कहते हैं बाकी हमारा जो डीएमएस डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में इस सर कुछ खास नहीं था, दे ऑल्सो वेंट डाउन एक्चुअली, राइट। तो 7-8% पे ही आ गए थे वो, ठीक है। तो और जो नॉन प्रोमोटर कॉर्पोरेट हैं वो खतरनाक गिरे, राइट, वो 38-39% तक चले गए थे, और वो गिरे कुछ 9-10% पे आ गए। तो नॉन प्रोमोटर कॉर्पोरेट्स जो थे, दे ऑल वेंट ऑफ एंड दे स्टार्टेड सेलिंग टू एफ पी आईज फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। सो 42% का चला गया। फिर वो कोविड, सॉरी, ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया उसमें गिरे, और फिर बढ़ा बढ़ा बढ़ा, 43-44% हुआ। तो फिर अब आके देखो आप जाके जो है ये 37-38% पे अभी भी है, राइट। 35-36%, 37% अभी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, और ये कंसिस्टेंटली अच्छा खासा, मतलब जो मतलब ऐसा बुरा नहीं है। ऑफकोर्स ये 45% तक चला गया था इन 2014-15, बट देन इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग, एंड देन मतलब ये लास्ट 3-4 साल में थोड़ा सा एक कंसिस्टेंटली डिक्रीज हमने देखा है फ्रॉम अगेन 43-44, तो 4-5% गिरा है। बट वहीं आप ये ग्रे लाइन देखोगे, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो है वो 10% से 20% आ गया है, तो डबल हो गया है। और वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज कहाँ से शुरू हुआ है अगर आप देखोगे, तो वो यहाँ से 2016-17 से डबल स्टेक हो गया है इनका। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी जो हैं वो अभी बढ़ने लग गए हैं, पहले कम हुए थे, तो दे ऑल्सो नाउ आर 20%। तो ऑलमोस्ट नाउ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स आर नाउ ऑलमोस्ट नंबर 2, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आर नंबर 3, राइट। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ज़्यादा कुछ इंक्रीज नहीं हुआ, वो वहीं के वहीं है, और डिक्रीज हुआ है नॉन प्रोमोटर कॉर्पोरेट का। थर्ड, अभी जो लेटेस्ट जो नंबर है दिसंबर 2024 का डेटा है सारा, तो अब 35% जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं इंडियन कंपनीज को। म्यूचुअल फंड्स 20% होल्ड करते हैं। नॉन प्रमोटर गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट जिसमें प्रमोटर नहीं है, 0.9% होल्ड करती है, राइट, राइट। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ऑलमोस्ट 20% होल्ड करते हैं। नॉन प्रमोटर कॉर्पोरेट 4% होल्ड करते हैं। अदर नॉन इंस्टीट्यूशन नॉन प्रोमोटर्स, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हमारा ओवरऑल बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 11% के आसपास होल्ड करते हैं, राइट। तो दिस इज हाउ द फ्री फ्लोट के बारे में अगर हम बात करें, तो दिस इज हाउ द फ्री फ्लोट हैज़ बीन। ये फ्री फ्लोट का कॉम्बिनेशन है, इसमें प्रोमोटर्स नहीं है, right? So this is what the overall current valuation in the market is. So that is what I just wanted to talk on few things which I had. ये NSE की रिपोर्ट है, तो which India ownership report. So उससे I thought कि ये interesting data है which I wanted to share with you. Have a great time ahead दोस्तों. I hope that आपका ये वीक काफ़ी अच्छा रहे। ट्रंकेटेड वीक है 4 दिन का, मतलब फ्रॉम मार्केट परस्पेक्टिव, राइट। अच्छा रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू कैन डू। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।